हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। आज हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर है एनिमल इन प्रिसन। प्रिसन मीन्स होता है जेल। तो जेल में जानवर, है ना। जेल में जानवर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन 1889। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में, एंड डाइड इन 1964, और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हम लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, वाज पॉपुलर और लोकप्रिय थे, यानी कि प्रसिद्ध थे, विख्यात थे एमोंग द चिल्ड्रेन एज चाचा नेहरू। बच्चों के बीच में ये चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय थे। बच्चा इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, बच्चे इन्हें बहुत प्यार करते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर। रेयर मीन्स दुर्लभ, और सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता। तो रेयर, दुर्लभ कहते हैं कि जो इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। इन्हें दुर्लभ इसलिए बोला गया है कि इनकी तरह के व्यक्ति बहुत ही कम होते थे जो देश के बारे में सोचे, है ना, देश की उन्नति के बारे में सोचे। और सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, हर मुद्दों पर विचार करते थे, गहराई से सोचते थे। तो ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। ये जो व्यक्ति थे ना, ये बहुत ही दुर्लभ और संवेदनशीलता वाले व्यक्ति थे। एजुकेटेड, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा एट होरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? होरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। ही बिकेम ए बैरिस्टर। ये बैरिस्टर बन गए। क्या बन गए? बैरिस्टर बन गए। आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ। प्राकृतिक विज्ञान और कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये क्या बन गए? बैरिस्टर बन गए। एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, और 1921 में ये कहाँ आ गए? वापस इंडिया आ गए। डीपली इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। तो बहुत ही गहराई से ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, यानी कि उस समय हमारे भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। तो बहुत सारे नेता जैसे महात्मा गांधी और भी बहुत सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये सब नेता मिलके हमारे देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, कई सारे आंदोलन चला रहे थे। तो ये जो थे, हम जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, और इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने भारत की राजनीति को ज्वाइन कर लिया। इंडियन पॉलिटिक्स को क्या किया? ज्वाइन कर लिया। एंड सून मतलब जल्द, और इमर्ज्ड का मतलब उभरना, और जल्द ही उभरे एज ए लीडर ऑफ कंट्रीज यूथ। यूथ मीन्स युवा। तो देश के युवा के नेता के रूप में ये बहुत जल्द ही उभरे, यानी कि देश के लोगों ने इन्हें क्या, देश के युवा लोगों ने इन्हें अपना नेता बना लिया। हाउएवर, हालांकि ही वाज नॉट ए मेयर पॉलिटिशियन। कहते हैं कि हालांकि ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, ये सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे। ही वाज ऑल्सो ए ड्रीमर। ये सपने देखने वाले थे। आइडियलिस्ट, ये एक आदर्शवादी थे। ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी थे। एंड और आर्टिस्ट इन वर्ड एज वेल, और शब्दों के बहुत ही अच्छे क्या थे? कलाकार थे। यानी कि कह रहा है कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, ये सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, बल्कि ये बहुत ही अच्छे सपने देखने वाले थे। किस तरह के सपने? कि हमारा देश कब आज़ाद हो, हमारे देश के युवा जो है अपने देश को कब ऊंचाई पर ले जाएगा, है ना, हमारा देश कब उन्नति करेगा, हमारा देश दुनिया की बराबरी कब करेगा, सबसे टॉप पर कब रहेगा। इस तरह के सपने देखते थे, और ये आदर्शवादी थे, मानवतावादी थे, और इन सब से बढ़ के ये शब्दों के बहुत अच्छे कलाकार थे। आगे देखते हैं, उनके कुछ काम हैं। हिज वर्क यानी उनकी कुछ रचनाएं हैं, जिनमें एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में हुई घटनाओं के बारे में लिखता है, या अपने ऊपर जो कुछ लिखता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उनकी कुछ रचनाएं हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं।
आगे कहते हैं आर रिमार्केबल फॉर ए रेगर विगर एंड ब्यूटी। विगर मतलब शक्ति, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय। तो कह रहे ये सब जो मुख्य रचनाएं हैं ना, ये दुर्लभ, ये क्या है, दुर्लभ हैं, रेयर हैं, विगर शक्ति और सुंदरता के लिए ये सब उल्लेखनीय हैं। आगे देखते हैं, दे स्टेब्लिश हिम एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इन्होंने खुद को अंग्रेजी गद्य के गुरु के रूप में स्थापित किया। स्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, यानी कि ये अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे और इन्होंने अपने आप को साबित भी किया, अपने आप को इन्होंने अंग्रेजी गद्य के मास्टर के रूप में, गुरु के रूप में स्थापित किया। वाइल इन प्रिशन, जब ये जेल में थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जब ये कहाँ थे, जेल में रहते थे, तो ही रीड्स बुक, तो वहाँ किताबें पढ़ते थे। कुछ काम तो था नहीं, तो वहाँ क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। ऑब्जर्व्ड नेचर, और प्रकृति का अवलोकन करते थे, प्रकृति को महसूस करते थे। ड्रीम्ड एट टाइम्स, और कई सपने देखते थे, है ना, सपने उस टाइप के कि हमारा देश कब गुलामी से आज़ाद हो जाए, हमारा देश देश के लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों को आज़ादी में जिए, इस तरह के और भी कई सारे वो सपने देखते थे। एंड रोट, और इन्होंने लिखे, हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल, अपनी पावरफुल मतलब अपनी शक्तिशाली एंड काव्यात्मक शैली से इन्होंने बहुत कुछ लिखा। अबाउट ऑल दैट थॉट एंड फेल्ट, जो चीज़ें इन्होंने सोचा, थॉट और एंड फेल्ट और महसूस किया, उसने अपनी शक्तिशाली काव्यात्मक शैली से उसको लिखा, है ना। यानी कि कह रहे हैं कि जब ये जेल में थे तो बुक पढ़ते थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, सपने देखते थे, और जो कुछ इन्होंने सोचा और महसूस किया, अपनी शक्तिशाली और काव्यात्मक शैली से इन्होंने उन चीज़ों को क्या किया, लिखा। आगे कह रहे हैं कि हिज इलिजेंट पोएटिकल प्रोस। इलिजेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण या अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, उसने अच्छे तरीके से यानी सुरुचिपूर्ण तरीके से पोएटिकल प्रोज, काव्यात्मक गद्य को इज बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया, अंकित किया है ना। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्नलिखित उद्धरण है, टेकन फ्रॉम, लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा से लिया गया है। रिवील्स का मतलब होता है प्रदर्शित करना या बतलाना। नेहरूज लव फॉर नेचर, नेहरू के प्यार को प्रकृति के लिए, जो नेहरू जी का प्यार था, उनको क्या करती है, उनकी जो आत्मकथा है वो हमें दिखलाती है, प्रदर्शित करती है। इट इज़ रिमार्केबल, यह उल्लेखनीय है। हाउ ही ड्राइव्स प्लीजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल एंड गिव्स रेस्पेक्ट इवन टू टीनिएस्ट एनिमल। कह रहे कि यह उल्लेखनीय है, यह कि he derives pleasure from watching डिफरेंट एनिमल, वो अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखकर बहुत ही आनंदित होते थे। प्लीजर मतलब आनंद होते थे, एंड गिफ्ट्स और देते थे, रिस्पेक्ट उनकी इज्जत करते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, इवन टू टीनिएस्ट एनिमल, यहाँ तक कि सबसे छोटे जो जानवर होते थे ना, एकदम छोटे से छोटे जानवर होते थे, उनकी भी वो रिस्पेक्ट करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको मान सम्मान देते थे। आगे कह रहे हैं कि द पीस इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल, ये जो टुकड़ा है जो हम पढ़ने वाले हैं, एनिमल इन प्रिजन, ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आगे हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे एनिमल इन प्रिजन का। चलिए पहला पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं एनिमल इन प्रिजन का। कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14.5 months, 14.5 महीने, कितने, 14.5 महीने, आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम, सेल कहते हैं कोठरी को, रूम मतलब कमरा, है ना। मैं मेरे छोटे से कोठरी या कमरे में, इन द देहरादून गॉल मीन्स में जेल होता है, जेल में रहा।
कह रहे कि इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे लाइन में कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 14.5 महीने मैं मेरे एक छोटे से कोठरी या रूम जो देहरादून जेल में था उसमें रहा एंड और आई बिगेन टू फील, मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था एज इफ आई वाज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट, जैसे कि मैं इसका एक हिस्सा बन चुका हूँ, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि 14.5 महीने जब मैं देहरादून जेल में रहा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अब इसका क्या बन चुका हूँ, एक हिस्सा बन चुका हूँ। आई वॉज फैमिलियर विथ एवरी बिट ऑफ इट, बिट का मतलब अंश या टुकड़ा होता है। कह रहे हैं कि फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, जान पहचान। कह रहे हैं मैं परिचित हो चुका था, मैं जानता पहचानता था विथ एवरी बिट ऑफ इट, इसके हर एक अंश को, हर एक हिस्से को, हर एक टुकड़े को, यानी कि उस रूम में ये 14.5 महीने बिताए, है ना। तो उस रूम में कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर कौन से निशान है, उन सारी चीज़ों को ये क्या करने लगे थे, जानने लगे थे। आगे कह रहे हैं कि आई न्यू एवरी मार्क, मार्क का मतलब निशान होता है, एंड डेंट, डेंट का मतलब भी निशान होता है। एक्चुअली डेंट का मतलब काटने का निशान होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर है ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल, यानी कि पुताई की हुई जो दीवार थी, वाइट से कलर से जो पुताई की हुई दीवार थी, वहाँ पर किसी चीज़ से कालिख लग जाना या फिर कहीं पर किसी चीज़ चोट के कारण वो टूट जाना या वहाँ पर दाग का आ जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंट कहते हैं। तो आई न्यू मार्क एंड डेंट, कहते हैं मैं प्रत्येक निशान या प्रत्येक दाग को जानता था ऑन द वाइट वाइड वॉल, जो सफ़ेद दीवालों पर थी, एंड और ऑन द अनइवन फ्लोर, अनइवन फ्लोर का मतलब असमतल फ्लोर, ज़मीन जो होते हैं तह जो नीचे वाली वो असमतल थी, तो कह रहे हैं उस पर भी जो निशानें थी उनको भी मैं पहचानता था। एंड द सीलिंग विथ इट्स मॉथ ईटन राफ्टर्स, सीलिंग कहते हैं छत को, और राफ्टर्स आप लोग देखे होंगे कड़ी, राफ्टर्स कहते हैं कड़ी, ताड़ की जो बल्ली होती है ना, उस पर पहले के ज़माने में छत की ढलाई होती थी ईंटों से, है ना, तो उसको हम राफ्टर कहते हैं, कड़ी कहते हैं। और मॉथ ईटन कहते हैं कि उस कड़ी को या फिर लकड़ी को जो खा जाता है ना कीड़ा, उसको हम मॉथ ईटन कहते हैं। मतलब वैसा कीट जो राफ्टर को क्या करता हो, उस कड़ी को क्या करता हो, खा जाता हो। तो ये पूरे लाइन में समझाने का मतलब है, कह रहे हैं कि मैं वाइट वॉश्ड वॉल, यानी कि जो पुताई की हुई दीवारें थी उस पर जो दाग है उसको भी मैं पहचानता था, एंड फ्लोर, अनइवन फ्लोर में जो दाग था, असमतल फ्लोर में जो दाग या चिन्ह था उसको भी मैं जानता था। यहाँ तक कि सीलिंग छत पर जो मॉथ ईटन राफ्टर्स हैं, कड़ियों में जो लगे हुए कीड़े हैं उसको भी मैं परिचित था, उसको भी मैं जानता था कि कहाँ पर कौन से बल्ली खराब है, कौन से कड़ी खराब है, कहाँ पर किस कड़ी में कीड़े लगे हुए हैं, मैं उससे पूरी तरह से क्या था, परिचित था, और मैं हर एक मार्क को पहचानता था। आगे कह रहे हैं इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड का मतलब हो गया एक छोटे से आंगन की बात कर रहे हैं, एक छोटे से आंगन की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इसको, कह रहे हैं इन द लिटिल यार्ड, छोटे से आंगन में के बाहर, इन द लिटिल यार्ड छोटे से आंगन के बाहर, आई ग्रीटेड लिटिल टफ्ट ऑफ ग्रास, ध्यान से समझिए, ग्रीटेड का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम करना, लिटिल टफ्ट ऑफ ग्रास, घास के छोटे से समूह, एंड ओड बिट्स ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े, बिट्स ऑफ स्टोन का मतलब पत्थर के टुकड़े, एज ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त। कह रहे हैं कि छोटे से आंगन के बाहर, है ना, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, छोटे से आंगन के बाहर, आई ग्रीटेड लिटिल टफ्ट ऑफ ग्रास, ग्रास के घास के समूहों का, घास के गुच्छों का मैं स्वागत करता था, और पत्थर के टुकड़ों का मैं स्वागत करता था एज ओल्ड फ्रेंड, जैसे वो मेरे पुराने दोस्त हों। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आंगन के बाहर में जो घास के गुच्छे थे और जो पत्थर के टुकड़े थे उनका मैं क्या करता था, स्वागत करता था, अब एक दोस्त की तरह, पुराने दोस्त की तरह। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि आई वाज नॉट एलोन इन माई सेल, मैं अपनी कोठरी में, मैं अपने रूम में अकेला नहीं था,
फॉर सेवरल कॉलोनीज, और भी कई सारे घर थे, ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट्स। वास्प का मतलब होता है हड्डा और हॉर्नेट्स का मतलब होता है बिरनी। आप लोग देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी बिरनियाँ होती है, पीली कलर की, लाल कलर की, है ना। तो कहते हैं कि मैं अपने कोठरी में अकेला नहीं था, फॉर सेवेरल कॉलोनीज, मेरे रूम में, मेरे कमरे में, मेरे कोठरी में कई सारे घर थे, किसके? वास्प एंड हॉर्नेट, हड्डा और बिरनी के, लिव्ड देयर, वे भी वहाँ रहते थे। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं मैं अकेला नहीं था, वहाँ पर हड्डा और बिरनी भी हमारे साथ रहते थे। एंड और मेनी लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकलियाँ, और कई छिपकलियां फाउंड पाई जाती थी, ए होम बिहाइंड द राफ्टर्स, वही राफ्टर्स अभी समझाए ना, कड़ी, है ना, छत के नीचे में जो कड़ी होती थी। तो कह रहे हैं उस कड़ी के पीछे में कई सारी छिपकलियां भी पाई जाती थी। इमर्जिंग का मतलब उभरना होता है, यहाँ पर हम निकलना यूज करेंगे। इमर्जिंग इन द इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे, प्रे का मतलब शिकार करना, है ना। तो शाम में वो अपने शिकार की खोज के लिए निकलती थी। छिपकलियां जो राफ्टर्स के पीछे रहती थी, कड़ियों के पीछे रहती थी, वो शाम में अपने शिकार की खोज में निकलती थी। कह रहे हैं आगे, इफ थॉट्स एंड इमोशन, थॉट्स मतलब सोच, इमोशन का मतलब भावनाएं, लिव का मतलब छोड़ना, तो ट्रेसेज बिहाइंड द फिजिकल सराउंडिंग, यानी कि भौतिक वातावरण। कह रहे हैं यदि आप अपनी सोचों को, अपनी विचार और भावनाओं को भौतिक वातावरण में अपने अंश और चिन्ह क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने विचारों को, आप अपने सोचों को उस भौतिक वातावरण में, उस फिजिकल सराउंडिंग में यदि आप छोड़ सकते हैं, तो द वेरी एयर ऑफ द डेट सेल मस्ट बी थिक विद देम। तो कह रहे हैं कि आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से वो जो सेल है, वो जो कोठरी है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? भर जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? भर जाएंगी। एंड और दे मस्ट क्लिंग, और आगे देखिए कह रहे हैं कि दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट टू इन द लिटिल स्पेस, और कह रहे हैं कि हम लोगों को, यानी कि उन लोगों को चाहिए कि हर एक ऑब्जेक्ट से, हर एक वस्तु से एकदम एक चिपक जाए। क्या करें? चिपक जाए। यानी चिपक जाने का मतलब है कि फीलिंग्स के साथ, यानी कि उस कोठरी में जो भी बिरनी है, जो भी हड्डे हैं, जो भी छिपकलियां हैं, उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाए, एक फीलिंग्स बन जाए, और उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाए, और उसके साथ अपना समय गुजारे। तो वही कह रहे हैं, एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी विट, क्लिंग का मतलब चिपक जाना, एवरी ऑब्जेक्ट, और चाहिए कि उन लोगों को इस छोटे से स्पेस में, इस छोटे से जगह में हर एक वस्तु के साथ क्या हो जाए? चिपक जाए, एक फीलिंग बना ले, एक भावनाएं बना ले। आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया पहला पैराग्राफ, अब दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि आई हैड बेटर सेल इन अदर प्रिजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अन्य जेलों, इस जेल के मुकाबले, यानी जो देहरादून की जेल थी, उस जेल के मुकाबले मुझे बेहतर कोठरियाँ मिली थी, है ना। यानी कि जो देहरादून जेल में बंद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कह रहे हैं कि इस जेल के मुकाबले, इस प्रिजन के मुकाबले मुझे और जगहों पर, अन्य जगहों पर बहुत ही अच्छी कोठरियाँ मिली थी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भी कई बार जेल जा चुके थे, तो उन जेलों में वो रह चुके थे। तो कह रहे हैं कि मुझे इस कोठरी के मुकाबले और भी कोठरियाँ अच्छी मिली थी। बट इन देहरादून, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज, मुझे एक अधिकार प्राप्त था। देहरादून में क्या था? मुझे एक अधिकार प्राप्त था, विच वॉज वेरी प्रीसियस टू मी, जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास था, जो मेरे लिए बहुत ही विशेष था। प्रेसियस का मतलब ख़ास होता है ना। द गोल प्रॉपर वाज ए वेरी स्मॉल, कह रहे हैं कि जो देहरादून की जेल थी ना, वो बहुत ही छोटा था। देहरादून जिस जेल में ये रह रहे थे, वो बहुत ही छोटा था। एंड और वी वेयर केप्ट इन, और हम लोगों को यहाँ में रखा गया था, इन ए ओल्ड लॉकअप, एक पुराने, लॉकअप का मतलब जेल होता है, बंद गृह भी कह सकते हैं, हवालात भी कह सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को रखा गया था, हमें रखा गया था एक पुराने लॉकअप में, आउटसाइड द गोलवाल, जो
जेल दीवारों के बाहर थी बट विद इन द गोल कंपाउंड, लेकिन गोल कंपाउंड के अंदर थी। अब इन चीज़ों को आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये जेल है, पूरा का पूरा ये जेल का कंपाउंड है ना। ये क्या है? जेल का कंपाउंड है। इसमें छोटे छोटे जेल होते हैं, हवालात आप लोग गए होंगे, है ना। अलग अलग छोटे छोटे क्या होते हैं? जेल होते हैं। तो इनके कहने का मतलब था कि हमको रखा गया था एक लॉकअप में, इस तरह के लॉकअप में। वो जेल कंपाउंड के अंदर में था। ये देख लीजिए, ये जेल कंपाउंड है ना। इस जेल कंपाउंड के अंदर में जो हवालात था ना, उस हवालात में कह रहे हैं कि हमें रखा गया था। दिस प्लेस तो वाज स्मॉल, और कह रहे हैं यह जो प्लेस है, यह जो जगह था जिसमें हमें रखा गया था, जिस लॉकअप में, यह बहुत ही छोटा था। देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, और कह रहे हैं इस रूम में हम टहल नहीं सकते थे। ये इतना छोटा था कि हम इसमें टहल भी नहीं सकते थे। एंड और सो वी वेयर अलाउड, इसलिए हमें अनुमति दी गई थी, हमें अनुमति मिली थी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम, टू गो आउट, क्या करना है? बाहर जाने का। एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने। कह रहे हैं कि वो रूम, वो जो जगह था, वो इतना ही छोटा था मेरा रूम कि हमें अनुमति दी गई थी सुबह और शाम इन फ्रंट ऑफ गेट, यानी कि जेल गेट के सामने जाकर टहलने की, है ना। हमें क्या दिया गया था? जेल गेट के बाहर जाकर के टहलने की अनुमति दी गई थी। ये सब वो कह रहे हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड, जिसकी दूरी 100 गज पर थी, यानी कि 100 गज की दूरी पर इनको अनुमति दी गई थी कि आप सुबह शाम जाकर के वहां पर टहल सकते हैं। वी रिमेन्ड इन द गोल कंपाउंड बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल, कह रहे हैं कि वी रिमेन्ड इन द गोल कंपाउंड, यानी कि अभी आपको समझाए ना कि ये क्या है? गोल कंपाउंड है ना। और इसके अंदर छोटे छोटे जेल थे, जिन जेलों में ये टहल नहीं सकते थे। तो इनके आगे में कुछ एरियाज खाली है, कुछ क्षेत्र खाली है ना। तो इस क्षेत्रों में, यानी कि 100 गज की दूरी पर इनको जाकर के टहलने की अनुमति थी। तो कह रहे हैं कि वी रिमेन्ड इन द गोल कंपाउंड, हम लोग गोल कंपाउंड के अंदर में ही थे। बट लेकिन दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल, लेकिन हम जेल दीवार से क्या थे? यानी कि इससे हम बाहर थे, हैं जेल में ही, लेकिन इससे क्या है? हम बाहर हैं। जो गेव अस ए व्यू, एक व्यू देता है, यानी कि बाहर निकलने के बाद जब हम सुबह शाम टहलने जाते हैं ना, तो वो गेव अस ए व्यू, एक नज़ारा देता है ऑफ ए माउंटेन एंड ए फील्ड, यानी कि एक पहाड़ों का, एंड द फील्ड, मैदानों का, एंड ए पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर एक पब्लिक रोड थी उसका। यानी कि इस लाइन को आप समझिए अच्छे से। कह रहे हैं कि हम लोगों को, हमारा ये जो जेल था जिसमें हम रहते थे, वो बहुत ही छोटा था। तो हमें एक अनुमति मिली थी कि हम सुबह शाम जाकर के बाहर टहलें। तो जब हम जेल कंपाउंड, ये जेल कंपाउंड है ना, इसके अंदर ही थे, लेकिन अपने जेल से बाहर थे। तो यहाँ पर जब हम टहलते थे ना, तो वहाँ से एक नज़ारा दिखता था। वो नज़ारा माउंटेन, यानी पहाड़ों का दिखता था, पर्वतों का दिखता था, एंड फील्ड, मैदानों का दिखता था, और पब्लिक रोड, वहाँ पर से पब्लिक रोड भी दिखती थी। आगे कह रहे हैं कि दिस वाज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज टू मी, कह रहे ये सिर्फ मेरे लिए एक अधिकार नहीं था। ये जो अधिकार है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दी जाती थी, ऐसा नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए खास अधिकार नहीं था, बल्कि इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब कैदी होता है ना, केप्ट मतलब रखना, एट देहरादून, यानी कि ये कॉमन था, ये सामान्य था फॉर ऑल, सारे लोगों के लिए, ए एंड बी क्लास, ए और बी क्लास के जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, जो देहरादून जेल में रखे गए थे, उन सब के लिए भी ये क्या था? सामान्य था, इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं थी, है ना। विद इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द गोल, क्या कह रहे हैं कि विद इन द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के अंदर में ही, लेकिन जेल के बाहर। समझ गए ना इन चीज़ों को? जेल के बाहर का अर्थ हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि जेल गेट के बाहर, लेकिन वो जेल का जो कंपाउंड होता है उनके अंदर ही, आउटसाइड द गोल वॉल देयर वॉज एनोदर स्मॉल बिल्डिंग। कह रहे हैं कि इस जो जेल है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो छोटे छोटे जेल है, वहाँ पर एक और बिल्डिंग थी, एनोदर, एक दूसरी छोटी बिल्डिंग थी,
कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, जिसे क्या कहा जाता है, यूरोपियन लॉकअप कहा जाता है। मतलब कह रहे कि उस कंपाउंड में, उस जेल के कंपाउंड में एक और जेल था, एक और लॉकअप था जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल। आप लोग कभी थाना गए होंगे तो देखे होंगे कि जेल जो होता है ना, 3 तरफ से दीवारें होती हैं, एक तरफ से छड़नुमा होता है, 3 तरफ से इस तरह की दीवारें होती हैं, और ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर छड़नुमा होता है, यानी कि आदमी इससे आते जाते हैं इन, है ना। तो कह रहे हैं कि इसमें जो यूरोपियन लॉकअप था ना, ही दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, इसमें कोई इनक्लोजिंग वॉल नहीं था, यानी कि चारों तरफ से ये खुला हुआ था, बस मान लीजिए कि छड़ ही लगे हुए थे, चारों तरफ से दीवार नहीं लगी हुई थी। तो कह रहा है दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल वुड हैव ए फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन एंड द लाइफ आउटसाइड। कह रहा है कि इसके अंदर रहने वाले पर्सन, इसमें तो यूरोपियन लॉकअप में कोई इनक्लोजिंग वॉल नहीं था, है ना। तो कह रहा है दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल एंड ए पर्सन, और एक व्यक्ति इनसाइड द सेल, जेल में रहते हुए, कोठरी में रहते हुए, कुड हैव ए फाइन व्यू, एक अच्छा दृश्य, एक अच्छा नज़ारा देख सकता था, ऑफ माउंटेन, पहाड़ों का, एंड द लाइफ आउटसाइड, बाहर के जीवनों का। अब इसको आप लोग एक बार बढ़िया से हम समझा देते हैं, आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि वो जो यूरोपियन लॉकअप था ना, उसमें कोई भी इनक्लोजिंग वॉल नहीं था, यानी चारों तरफ से वो ओपन था। तो चारों तरफ से ओपन रहने का मतलब है कि उसको चारों तरफ का दृश्य दिखता था, नज़ारे दिखते थे। तो वो जो है ना, बाहर के जो पहाड़ का दृश्य है, पब्लिक रोड का जो दृश्य है, उसको वो आसानी से देख सकता था, है ना। व्यू ऑफ माउंटेन्स एंड लाइफ आउटसाइड, बाहर के जीवन को वो क्या कर सकता था, देख सकता था। यूरोपियन कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स का मतलब भी कैदी होते हैं। कह रहे कि यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर केप्ट हेयर वेयर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखिए एक बात और कह रहे हैं कि यूरोप के जो कैदी थे, और यूरोपियन लॉकअप में जो कैदी थे ना, उसकी बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कन्विक्ट्स, यूरोपियन कैदी, एंड और अदर केप्ट, और दूसरे लोग भी, हेयर वेयर ऑल्सो, जो यहाँ थे ना, उनको भी अनुमति थी, हेयर वेयर ऑल्सो अलाउड, उनको भी अनुमति थी, टू वॉक, टहलने की, इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। कह रहे हैं कि जिस तरह से हम बाहर जाकर के टहलते थे, उसी तरह से यूरोपियन के लॉकअप में रहने वाले लोगों को भी सुबह और शाम गोल गेट के सामने जाकर टहलने की अनुमति थी। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि ओनली एक प्रिजनर्स, केवल एक कैदी, केवल एक कैदी, हु हैज़ बिन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब बंद रहना, जेल में बंद रहना, है ना। तो कह रहे हैं केवल एक कैदी, हु हैज़ कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स, कैन एप्रिसिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, अब इसको आप लोग इस तरह से समझिए कि केवल एक कैदी जो लंबे समय से, लॉन्ग बिहाइंड, लंबे समय से, हाई वॉल, दीवारें ऊंची होती है जेल की, तो ऊंची दीवारों के पीछे जो लंबे समय से क्या है, बंद है, कन्फाइंड है, एप्रिसिएट, सराहना कर सकता है, उसकी सराहना कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत, साइकोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य की प्रशंसा कर सकता है, इस अद्वितीय साइकोलॉजिकल वैल्यू की प्रशंसा कर सकता है। इसको आप समझिए कि कोई कैदी जो लंबे समय से बंद है ना, एक जगह बंद रहना किसी को भी पसंद नहीं है, और जब किसी को बंद रखा जाए, वो काफ़ी दिन से बंद है, और उसको बाहर घूमने दिया जाए, तो उसकी कितनी खुशी होगी, उसकी जो खुशी होगी ना, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वही कह रहे हैं कि एक कैदी जो लंबे दीवालों के पीछे लंबे समय से बंद है, वो इस चीज़ों की सराहना कर सकता है। किस चीज़ों की, बाहर घूमने की, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू, जो अद्भुत मनोवैज्ञानिक मूल्य होते हैं ना, ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स, ये जो बाहर टहलने का, बाहर का जो व्यू होता है, एंड ओपन व्यू, और खुले व्यू का, उसको वही समझ सकता है, उसके मूल्यों को वही समझ सकता है, इसलिए वो उसकी सराहना, एप्रिसिएट कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि आई लव्ड दीज आउटिंग्स, आउटिंग्स मतलब सैर सपाटा करना, बाहर की चीज़ों में घूमना, है ना। तो कह रहे हैं आई लव्ड दीज आउटिंग्स, मैं सैर सपाटे को पसंद करता हूँ, मैं घूमना पसंद करता हूँ। ये चीज़ें, मतलब जो ये चीज़ें का मतलब हो गया
कि इनको बाहर घूमने की अनुमति थी। तो कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को, सैर सपाटे को क्या करता था, पसंद करता था। एंड और आई डिड नॉट गिव अप, अब मैंने कभी भी नहीं छोड़ा देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, यहाँ तक कि मानसून का मतलब बारिश, यहाँ तक कि बारिश भी होने लगी, मानसून भी आ गई, बारिश भी हो रही है, तो भी मैंने बाहर निकल कर टहलना, घूमना और बाहर के नज़ारों को देखना। उन नज़ारों में हमारे पास माउंटेन थे, है ना, बाहर में एक रोड था, पब्लिक रोड, उन सब चीज़ों को देखना मैंने फिर भी नहीं छोड़ा मानसून के समय भी। When the rain came down, जब बारिश आ जाती थी, for days in torrents, torrents का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश का मतलब होता है कि बारिश 1 2 3 4 दिन 5 दिन लगातार बारिश हो रही हो। तो कह रहे हैं कि जब इस तरह की बारिश भी आ जाती थी ना, कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती थी, एंड और आई हैड टू वॉक इन एंकल डिप ऑफ वाटर, और पानी जो है ना वो हमारे एंकल तक आ जाता था, घुटने तक आ जाता था, घुटने तक, तब भी मैं वहाँ टहलना नहीं छोड़ा। यानी कि वेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टोरेंट्स, कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती थी, बारिश आती थी, एंड और आई हैड टू वॉक इन एंकल डिप ऑफ वाटर, तो मैं एंकल डिप ऑफ वाटर में भी टहलने जाया करता था। यानी एंकल तक पानी हो भी जाती थी तो भी मैं वहाँ टहलने जाया करता था। आई वुड हैव वेलकम्ड, क्या कह रहे हैं, आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग, मैं बाहर की चीज़ें, जो बाहर जो सैर सपाटा मुझे जो घूमने दिया गया था, मुझे जो बाहर के नज़ारे देखने को मिला था, उन चीज़ों का मैं क्या करता था, स्वागत करता था। आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग्स, यानी कि मैं उन चीज़ों का क्या करता था, स्वागत करता था। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि आउटिंग प्लेस में जो बाहर टहलने दिया जाता था ना, उनकी बातें कह रहे हैं कि मैं उन चीज़ों का क्या करता था, स्वागत करता था। बट द साइट ऑफ द टोरिंग, टोरिंग का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, है ना, हिमालयाज पर्वत हम लोग को पता है कि बहुत ही ऊंचा है। तो कह रहा बट द साइट ऑफ द टोरिंग हिमालयाज, टोरिंग का मतलब सब बहुत ही ऊंची चोटी होती है ना, तो हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ही ऊंची चोटी का जो दृश्य है ना, नियर बाई, जो मेरे नज़दीक है, वाज एन एडेड जॉय, मेरी खुशी को दुगना कर देता है, मेरी खुशी को बढ़ा देता है। यानी कि कह रहे हैं कि जब हम बाहर टहलने निकलने जाते हैं तो वहाँ पर माउंटेन का एक दृश्य मिलता है, और वो माउंटेन का जो सबसे ऊंचा, टोरिंग हिमालयाज का जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, उसका जो दृश्य होता है ना, वो हमारी खुशी को दुगना कर देता है, हमारी खुशी को बढ़ा देता है, हमारी खुशी को में कुछ खुशियों को ऐड कर देता है ना। तो वो कह रहे जो हमारे नज़दीक में हिमालयाज है, वो हमारी खुशियों को बढ़ा देता है। विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेयरनेस ऑफ प्रिजन, देखो वियरनेस का मतलब होता है थकान या उबाऊपन। कह रहे जो वेंट ए लॉन्ग वे, यानी कि लंबे समय से जो हम जेल की थकान महसूस कर रहे थे, उसको वो रिमूव कर देता है, हटा देता है ना। यानी कि हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसको देखना हमारे थकान को, हमारे जेल की उबाऊपन को क्या करता है, लंबे समय से जो हम जेल में बंद है उसकी थकान को रिमूव कर देता है, हटा देता है। आगे कहते हैं कि इट वाज माई गुड फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब किस्मत, सौभाग्य। तो कह रहा है कि ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरा सौभाग्य है, डैट की द ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज, यानी कि कोई हमसे मिलने नहीं आता, कोई हमसे मुलाकात करने जब कोई नहीं आया लंबे समय से, तो एंड और वेन फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक, आई वॉज क्यूट एलोन, तो मैं अकेला महसूस करने लगा था, मैं अकेला था। अब इसको समझिए, कह रहे हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब कई महीनों तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया, जब मैं बिल्कुल अकेला था, तो आई कुड गेज का मतलब ताकना या निहारना, तो मैं उसको निहारता था एट दीज माउंटेन्स, यानी कि इस पर्वत को, इस हिमालयाज पर्वत को, इस हिमालयाज माउंटेन की चोटियों को मैं क्या करता था, निहारता रहता था। डैट आई लव्ड, क्योंकि मैं उससे क्या करता था, प्यार करता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स, कह रहे हैं कि मैं पर्वतों को देख नहीं सकता, मैं इस माउंटेन्स को देख नहीं सकता था, फ्रॉम माई सेल, अपने जेल से। हम लोग को पता है कि इनका जेल जो था वो इनका जेल बंद था, मतलब ये अपने जेल से जो है ना
इस माउंटेन को देख नहीं सकते थे। जब ये सुबह और शाम बाहर टहलने आते थे तब ही इनको ये माउंटेन दिखाई पड़ता था। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, मैं अपने जेल से, मैं अपनी कोठरी से इस माउंटेन्स को देख नहीं सकता था। बट लेकिन माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन ये हमेशा हमारे मन में रहता था, ये हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता था। एंड और आई वॉज इवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, नियरनेस का मतलब होता है नज़दीक और कॉन्शियस का मतलब होता है आभास। और कह रहे हैं और आई वॉज इवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, उनकी नज़दीकी का हमेशा मुझे आभास होता था। ऐसा लगता था कि हिमालय पर्वत हमेशा मेरे सामने है, मेरे मन में हमेशा वही चलते रहता था कि हिमालय पर्वत हमारे सामने खड़ा है। एंड ए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है, सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है। इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप, है ना, घनिष्ठ संबंध, है ना, घनिष्ठ फ्रेंड, क्लोज फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। तो कह रहा है सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, है ना, ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रो का मतलब बढ़ना, और बिटवीन का मतलब बीच, और अस का मतलब हम लोगों के। तो कह रहे हैं एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी, और ये गुप्त घनिष्ठ संबंध प्रतीत हो रहा था ग्रो बिटवीन अस, यानी कि हम दोनों के बीच, हमारे और हिमालय पर्वत के बीच एक बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप, एक घनिष्ठ मित्रता, एक घनिष्ठ रिलेशनशिप संबंध प्रतीत हो रहा था, है ना। आगे देखते हैं। कह रहे हैं फ्लॉक्स ऑफ वर्ड, फ्लॉक्स का मतलब झुंड होता है। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन है, हाई मतलब ऊंचा, अवे मतलब दूर चले गए, है ना। तो कह रहे हैं फ्लॉक्स ऑफ वर्ड है फ्लॉन हाई एंड अवे, जो पंछियों के झुंड हैं वो उड़ रहे हैं और हमसे क्या हो गए हैं, दूर चले गए हैं। पक्षियों के झुंड उड़ भी रहे हैं और हमसे दूर चले गए हैं। आगे है ए सोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, और सोलिटरी ड्रिफ्ट का मतलब होता है एकांक, है ना। सोलिटरी ड्रिफ्ट का मतलब, ड्राफ्ट का मतलब बहाव, और सोलिटरी का मतलब अकेला या एकांक। तो कह रहे हैं बादलों का जो बहाव है, एकांक बहाव, हैज़ गोन वांडरिंग ऑन, वो भी घूम रही है। वांडरिंग का मतलब घूमना या टहलना, ठीक है, वो भी दूर चली जा रही है। कहने का मतलब है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि जो बादलों का सोलिटरी ड्रिफ्ट है ना, बादलों का जो बहाव है ना, वो एकांकी बहाव। आप लोग देखे होंगे बादल, अभी के मौसम में बरसात का मौसम है तो बादल जो है ना वो एक तरफ जाता रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा एक तरफ जाता रहता है ना, तो वो दिखता है आसमान में। तो कह रहे हैं कि बादलों का जो बहाव है, एकांकी बहाव, हैज़ गोन वॉन्डरिंग ऑन, वो भी जा रहा है, वो भी दूर चला जा रहा है ना। एंड और आई सिट एलोन, मैं अकेला बैठा हूँ, विथ चिंग टिंग पीक, चिंग टिंग पीक का मतलब चोटी होता है ना, और टॉयरिंग का मतलब बहुत ही ऊंचा होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि मैं अकेला चिंग पिंग टो चिंग टिंग पीक चोटी के साथ अकेला क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ, और वो मेरे साथ खड़ी है, वो मेरे सामने है ना। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई, और हम लोग एक दूसरे से कभी भी थकते नहीं हैं, मैं और पहाड़, यानी कि हम लोग एक दूसरे से, मैं और मेरा पहाड़ जो है वो एक दूसरे से कभी भी थकते नहीं हैं। इसको एक बार आप फिर से देख ले, इसको एक बार। कह रहे हैं कि पंछियों का जो झुंड है ना वो ऊंचे उड़ रहे हैं और हमसे दूर चले गए हैं। बादलों का भी बहाव जो है वो भी हमसे क्या होता चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। बादलों का जो बहाव है, एकांकी बहाव, वो भी हमसे दूर चला जा रहा है। और मैं अकेला चिंग टिंग पिंग चोटी के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं अकेला किसके साथ बैठा हुआ हूँ, चिंग टिंग पीक एक चोटी है, उस चोटी के साथ अकेला बैठा हुआ हूँ जो हमारे सामने खड़ी है। वी नेवर ग्रो टायर्ड, और हम दोनों कभी नहीं थकते हैं। वी ईच अदर, एक दूसरे से, माउंटेन एंड आई, मैं और पहाड़ एक दूसरे से कभी भी थकते नहीं हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे।